हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक सेट। हम सेट को बेसिक से एडवांस की तरफ देखते हैं और स्टार्ट करते हैं सेट। पहले मैं आपको बेसिक थिंग्स बताऊंगा सेट की, फिर हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हम बोल सकते हैं सेट एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, या हम बोल सकते हैं सेट इज़ ए टीम ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ये भी बोल सकते हैं, पर ये कलेक्शन, ग्रुप और टीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स तब है जब वो वेल डिफाइंड है। सबसे पहले हम समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये होता है कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जिसका आंसर मैं दूँ और जिसका आंसर आप दो, अगर दोनों में कुछ चेंज नहीं आता है तो वो चीज़ वेल डिफाइंड होती है। जैसे मैं आपको मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिए हैं, देखते एग्जाम्पल को। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या होगा, 1 2 3 4। अब इसकी मुझे ही पता है, आपको ही पता है, किसी और से पूछेंगे उसे ही पता है। तो ये चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड। ये चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड। तो ये सेट हुआ। हर कलेक्शन सेट नहीं होता। वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, वो ग्रुप जो वेल डिफाइंड हो, वो टीम जो वेल डिफाइंड हो, और उसके ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिएगा, द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप जानते हैं क्या होते, AEIOU। ये मुझे ही पता है, आपको ही पता है, और किसी तीसरे को भी पता है। इसका मतलब जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड है। जो चीज़ वेल डिफाइंड है उसे हम सेट बोलते हैं। इसका मतलब इसका जो कलेक्शन होगा वॉवेल्स का, उसे हम सेट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज़। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज़ में हम बात करते हैं, आप फेवरेट वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब फेवरेट वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन हो, आपका फेवरेट हीरो सलमान खान हो, किसी और का फेवरेट हीरो शाहरुख खान हो, किसी और का फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन हो। तो इसका मतलब जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब जब वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब वो सेट नहीं है। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरोज एक सेट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास। आप देख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखिए, अगर बात होती कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, तो मैं कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, तो कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास में कुछ फिक्स बॉयज़ होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। आप भी काउंट कर सकते हैं, मैं भी काउंट कर सकते हैं, बट जो भी काउंट करेगा उसका आंसर सेम ही आएगा। पर कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज़ इन योर क्लास में हैंडसम वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इसको वेल डिफाइंड वर्ड ये नहीं है। क्योंकि मेरी नज़र में हो सकता है हैंडसम बॉयज़ कोई और हो, आपकी क्लास में आपकी नज़र में कोई हैंडसम बॉयज़ कोई और हो, आपकी टीचर की नज़र में कोई हैंडसम बॉयज़ कोई और हो। इसका मतलब ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम सेट नहीं बोलते हैं। जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है उसे हम बोलते हैं सेट। देखिए, सेट को हम ग्रुप भी बोल सकते हैं और सेट को हम टीम भी बोल सकते हैं। ग्रुप का मतलब चाहे कलेक्शन को ग्रुप बोले, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, टीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है। पर सेट की यह शर्त है कि वो जो ग्रुप होगा या टीम होगी या कलेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हो जाएगी तभी वो एक सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ नोट पॉइंट्स आपके लिए लिए हैं। देखिए, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब देखिए, इस नोट पॉइंट में आपको समझाता हूँ सेट के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। जो सेट होता है उसके जो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स, जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब सेट में जो हम एलिमेंट को लिखते हैं उसके हम बोलते हैं सेट के मेंबर। उसे क्या बोलते हैं, सेट का मेंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। मतलब एक सेट में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उसको हम मेंबर ही बोल सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट भी
बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर। ये आपको मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको रूल्स, सेट को लिखने के रूल्स बता रहा हूँ कि सेट को हम लिखते कैसे हैं। देखिए सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी एक्स वाई ETC। मतलब सेट को जब हम डिनोट करते हैं तो किसी कैपिटल लेटर से करते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, पर वो लेटर कैपिटल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। सेट्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, जिसको मेंबर ही बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, वो हमेशा स्मॉल केस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे स्मॉल ए हो, मान लिया स्मॉल ए हो, स्मॉल बी हो, स्मॉल सी हो, स्मॉल एक्स हो, स्मॉल वाई हो, स्मॉल जेड हो। पर ये हमेशा ट्रू नहीं होता, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही हमें कैपिटल दे रखा है तो हमें मजूरी में ही कैपिटल लिखना पड़ेगा, उसकी मेंबर्स को कैपिटल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखा है तो हम स्मॉल लेटर में उसकी मेंबर्स को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है। सेट को रिप्रेजेंट करने के, अभी आपको ये समझ में आ गया सेट होता क्या है। सेट को होता क्या है कि सेट एक कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, उससे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। कोई भी कलेक्शन, अगर कोई भी ग्रुप, कोई भी टीम अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है तो कलेक्शन, उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। वेल डिफाइंड ये हमारा क्या होता है, सेट। तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको चल के पता है कि सेट होता क्या है। सेट वही होगा जो कलेक्शन होगा और क्या होगा, वेल डिफाइंड, जिसको हम पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होता। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, जिससे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड मेथड होता है सेट वेक्टर फॉर्म, जिसको हम सेट का दूसरा मेथड है, जिसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म सेट को लिखने का एक तरीका है, या हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म भी सेट को लिखने का एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, सेट को कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। और समझ रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, क्रोसर फॉर्म में सेट को कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इस तरह से लिखने को सेट को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया है वही इसकी डेफिनेशन में है। देखिएगा ध्यान से कि इसकी डेफिनेशन में आपको क्या बता रहा हूँ। इन दिस फॉर्म लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट separated by commas and enclose these within braces और curly brackets like ये ब्रैकेट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये कह रहा है कि इस फॉर्म में हम मेंबर्स को सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और कॉमा सेपरेट करते हुए लिखते हैं, जिससे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवेल। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवेल, पहले तो ये जो हम लिख रहे हैं सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवेल, वो सेट होना चाहिए। जब सेट होगा तभी वो रोस्टर फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अगर वो सेट ही नहीं होगा तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वोवेल, आप सभी जानते हैं वोवेल्स क्या होते हैं, AEIOU। क्या वोवेल्स होते हैं, AEIOU। अब देखिए हमने सेट का नेम लिखा है, कोई भी नेम हम लिख सकते हैं कैपिटल में
ए लिखिए, चाहे बी लिखिए, चाहे सी लिखिए, चाहे एक्स लिखिए, चाहे वाई लिखिए, पर वो कैपिटल फॉर्म में होगा। फिर हमने इक्वल टू का साइन लगाया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने लिखा AEIOU। हमने जो AEIOU लिखा है ये हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, या बोलेंगे मेंबर्स ऑफ द सेट, या बोलेंगे हम एलिमेंट ऑफ द सेट। आपको बस समझ में आ रही होगी आई थिंक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड। देखिए यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब देखिए क्वेश्चन में आपको स्कूल जो दे रखा है वो कैपिटल लेटर में दे रखा है, तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। अगर कैपिटल लेटर में नहीं दे रखा होता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल लेटर में लिखते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो आप देखिए स्कूल में जो हमारे स्कूल में जो स्कूल किससे बन के मिलके बनाया, देखिए SCHOOL। तो हम स्कूल का एवरी लेटर लिखेंगे सिंगल बार। पहले हमने एस लिखा, फिर हमने सी लिखा, फिर हमने एस लिखा, फिर हमने डबल ओ में हम सिंगल ओ लेंगे और फिर लिखा एल। इसका मतलब ये है कि ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। हम सेट में एलिमेंट्स को ये SCHOL एलिमेंट्स हैं, इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है हम सी को पहले लिखें, एस को बाद में लिखें, ओ को पहले लिखें, एच को बाद में लिखें, एल को पहले लिखें या बाद में लिखें। हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। और सेट में एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एस एक बार था तो हमने एक बार लिखा, अगर एस यहाँ पे 3 बार भी होता तो हम एस एक ही बार लिखते हैं। अब देखिए सी है, यहाँ पे हमने सी लिखा, फिर एच है, फिर हमने एच लिखा, यहाँ पे ओ 2 बार है पर हमने ओ को हमने एक ही बार लिखा क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। देखिए एल जो यहाँ एक बार था हमने इसको एक बार लिख लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया एक तरीका तो ये होगा लिखने का। अब कोई भी तरीका किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये लिख लीजिए, सी पहले कर लीजिए, उसके बाद एच करिए, फिर ओ कर लीजिए, फिर एल कर लीजिए, एस। मतलब कोई भी ऑर्डर जिस तरह आप लिखना चाहें, SCHOL, जिस तरह भी जिस ऑर्डर में आप लिखना चाहें उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता। हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा रोस्टर फॉर्म, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म एक सेकंड फॉर्म है। ये लिखने का तरीका, मेथड, वेज ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग द सेट। सेट बिल्डर फॉर्म का मालूम क्या होता है, देखिए मैंने आपको समझाया था। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जब हम किसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से सेट होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। देखिए इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल सेज एक्स। देखिए कोई भी वेरिएबल, चाहे आप ए मानिए, जनरली हम एक्स लेते हैं, पर हम ए बी सी भी ले सकते हैं, पर जनरली हम एक्स मानते हैं। कोई वेरिएबल हमने एक्स लिया, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ सेट। इसका मतलब क्या है, इन दिस फॉर्म वी राइट वेरिएबल says x representing any member of the set followed by a statement or a property which must be satisfied by each member of the set। देखिए इसका मैं आपको ट्रांसलेशन करता हूँ हिंदी में, इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि हम कोई सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखते समय जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम कोई वेरिएबल लेते हैं। जैसे हमने एक्स वेरिएबल ले लिया और जो एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसके बिहाफ पे हम, एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसके बिहाफ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल, जिसको लिखना आपको बताया था क्लोजर फॉर्म में। तो हमने क्या किया था, ये लिखा था, फिर कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिख दिया AEIOU स्मॉल लेटर में, जो हमारा सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में। पर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने लिखा एक्स, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, फिर लिखा एक्स, हमने लिखा एक्स इसको ये 2 पॉइंट लगे, इसे बोलते हैं कोलन को बोलते हैं सच डेट। जो कोलन लगाए उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं सच डेट।
एक्स जो है वो ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स जो है वो एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्या है, एक्स जो है एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स सच दैट, ये एक सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद दो एक कॉलन लगाएंगे, जैसे बोलेंगे सच दैट, पर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक स्टेटमेंट। देखिए, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, एक्स जो है वो ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को भी कर रहा है, आई को भी कर रहा है, ओ को भी कर रहा है, यू को भी कर रहा है। तो वो क्या है? वॉवेल है। एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आई थिंक भी आपको मेरी बात समझ में आएगी। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, हमने एक सेट लिया है 2 4 6 सेट। अब ये जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में है। हम एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हमने लिया 2 4 6 सेट, तो देखिए हम इससे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना कितना ईजी है। 2 4 6 8 जब पैटर्न को हम देखते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। ये सारे नंबर कैसे हैं? इवन नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है? इवन नेचुरल नंबर है और किस 10 से कम है। जैसे 2 4 6 8 10 12, तो 8 तक है ना, इसका मतलब 10 से कम है। इसका मतलब x जो है वो 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो 6 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो 8 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स सच दैट, ये हमारा सिंटैक्स हुआ। फिर हम इस स्टेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। आगे क्या लिखेंगे? लेस देन 10। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखिए, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपकी बात पूरी हो गई। देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 एक इवन नेचुरल नंबर है और इनकी और क्या है? 10 से कम है। हमने इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब देखिए, हम एक क्वेश्चन के हम डिफरेंट भी आंसर लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं 2 4 6 8 को अभी लिखना है, तो हम इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x एक एलिमेंट है, मतलब x2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x6 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x8 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। x सच दैट, क्या लगाया हमने? x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10। आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा? x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10। अब आप देख रहे हैं कि 2 4 6 8 2 के मल्टीपल हैं, मतलब 2 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में आते हैं उसे उसका मल्टीपल कहते हैं। जैसे 2 से 2 भी डिवाइड होता है, 2 से 4 भी डिवाइड होता है, 2 से 6 भी डिवाइड होता है, 2 से 8 भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है? ये सारे 2 के मल्टीपल हैं। अब मल्टीपल तो हैं पर कहाँ तक है? लेस देन 10 तक है। तो हमने वही बात लिखी है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10। तो आप चाहे आंसर ये लिखें चाहे आप आंसर ये लिखें, दोनों की बात सेम है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। आप देख रहे होंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। ये आपका स्टेटमेंट दिखा है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20 में देखिए, तो अगर हमें रोस्टर फॉर्म लिखना होता तो आप इजीली लिख लेते। कैसे लिखते? आप एक सेट लेते, सेट में कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते, उसके अंदर एलिमेंट लिखते, 1 लिखते, 1 से 20 डिवाइड होता है, 2 से 20 डिवाइड होता है, 4 से 20 डिवाइड होता है, 5 से 20 डिवाइड होता है, 10 से 20 डिवाइड होता है और 20 से 20 डिवाइड होता है। तो आप एक सेट के अंदर 1 लिखते, 2 लिखते, 5 लिखते, 4 लिखते, क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, और इसे 20 तक लिखते हो और हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। पर हमें यहाँ पे सेट लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए, एक्स सच दैट, एक्स एक एलिमेंट है। एक्स कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट
जो सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। एक्स जेड एक कॉमन एलिमेंट है, जिससे कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, कॉमन प्रॉपर्टी लेता है, जो कि एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। तो हमने इसी क्वेश्चन को लिख दिया एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। हम इस तरह से हमने लिख दिया, इसी को क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। जहाँ पे सेट था वहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20 को हमने लिख दिया, एक लिख दिया एक्स एक एलिमेंट है, वो एक्स एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एक्स एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो 20 को डिवाइड करेगा, मतलब 1 भी हो सकता है, एक्स 1 भी है, एक्स 2 भी है, एक्स 4 भी है, एक्स 5 भी है, एक्स 10 भी है और एक्स 20 भी है। ठीक है, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिए हैं समझाने के लिए कि हम सेट बिल्डर फॉर्म और फॉर्म कैसे लिखते हैं। एनसीईआरटी हुई या आर.डी. शर्मा बुक हुई या आर.एस. सवाल बुक हुई, इनसे आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन करिए किसी भी बुक से करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप कमेंट में लिखिए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और एक वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक सेट है 3, 6, 9, 12। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, आपको दिख रहा है ये। इस फॉर्म को हमें करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो 3, 6, 9, 12 की जगह पे हमने एक एलिमेंट ली एक्स, जो एक्स जो है वो 3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स 6 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स 9 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स 12 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स सचेट, ये तो हमारा हो गया एक्स सचेट, जो हमारा हो गया वो हो गया सिंटेक्स, लिखने का तरीका जो हम लिखते हैं। अब एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं एक्स इजल टू 3n। हमने क्यों लिखा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप इन 4 में एक कॉमन प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब 3 सब में आ रहा है, 3 क्या है, सब में आ रहा है, पर नेचुरल नंबर बदल रहा है। यहाँ पे नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 है, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 है, 3 2 जा 6, नेचुरल नंबर की वैल्यू 2 है, 3 3 जा 9, नेचुरल नंबर की वैल्यू 3 है, और 3 4 जा 12 जहाँ पर नेचुरल नंबर की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हमने इस सेट को ऐसे लिखा एक्स जेड एक्स इक्वल टू 3n। एन जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर, हमने कॉमा लगाया क्योंकि हमें 3 स्टेटमेंट लिखने हैं, 3 बातें लिखनी, 1 2 3। तो हमने इसको सेपरेट करने कॉमा लगाया, पर यहाँ पे एंड में लगा दिया एंड। देखिए ध्यान से, एक्स इक्वल टू 3n। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। एन जो होता है कैपिटल एन, नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर का मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। तो n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट से आ रहे हैं। n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी। तो देखिए n की वैल्यू जब 1 होगी तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। जब n की वैल्यू 1 के बाद 2 होगी तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। आप देख रहे हैं n की वैल्यू 1 से 4 के बीच जब n की वैल्यू 3 होगी तो 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 होगा। जब n की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, 3 4 जा 12 होगा। इसका मतलब हमने इस स्टेटमेंट को पूरी तरह एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं इस स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन के तौर पे दूँ तो आपकी आंसर लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दूँ उसका आंसर ये होगा। इसका मतलब ये है कि हमने पूरी तरह से कन्वर्ट कर लिया, रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मैंने दिया है 2 4 8 16 32। अब ये क्या है, देखिए ये भी एक सेट है। कौन सा सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है सेट बिल्डर फॉर्म में कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। कोई भी एलिमेंट x ले लिया, x जो 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x 8 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x 16 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x 32 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x सच रेट। अब यहाँ पे लिखनी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। हम यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं, 2 की पावर 1 क्या होगा, 2, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8,
टू की पावर 4 क्या होगा 16, टू की पावर 5 क्या होगा 32। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर्स बदल रही हैं। क्या हो रही है, यहाँ पर पावर्स बदल रही है। और पावर्स में हमने ये पैटर्न देखा, जो पावर है हमारी वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। आप देखिए यहाँ पर 1 पावर है, टू की पावर 2 में पावर 2 है, 2 भी नेचुरल नंबर, टू की पावर 3 पावर 3 है जो कि नेचुरल नंबर है, टू की पावर 4 में पावर 4 है जो कि नेचुरल नंबर है, टू की पावर 5 में पावर 5 है जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो हमने वैसे ही लिखा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन। एन क्या है, जो नेचुरल नंबर सारा, कॉमा एन इज एन बिलोंग्स टू एन। इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग टू। ठीक है, तो एन जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, आप देख रहे हैं। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यानी एन की वैल्यू 1 थी, टू की पावर 1 में एन की वैल्यू 1 थी, टू की पावर 2 में एन की वैल्यू 2 थी, टू की पावर 3 में एन की वैल्यू 3 थी, टू की पावर 4 में एन की वैल्यू 4 थी, टू की पावर 5 में एन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब एन की वैल्यू 1 के इक्वल है, और ग्रेटर का पहले तो ये इक्वल का साइन है, इक्वल का मतलब एन की वैल्यू 1 के इक्वल है, ग्रेटर का मतलब एन से बड़े कितना होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब पर क्या तक होगा, लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 के इक्वल तक होगा। तो 1 2 3 4 5 इक्वल लिखा है तो मतलब इक्वल तक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक मिनट और नया क्वेश्चन लिया है मैंने। देखिए ये एक सेट लिखा है फिर से रोस्टर फॉर्म में 2 4 6, और जब हम 3 डॉट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट तक। क्या बोलते हैं, ये रोस्टर फॉर्म सेट लिखा है, तो सबसे पहले ये एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए एक्स है, एक्स जेड। अब कॉमन प्रॉपर्टी देखिए इसकी, 2 4 6 8 चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, ये नंबर कैसे हैं, ये नंबर इवन नेचुरल नंबर है। ये नंबर कैसे हैं, इवन नेचुरल नंबर। हमने इसी बात को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग। सब आपको मैं समझाता हूँ सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैंने सिंबल लिया है इस टाइप का सिंबल, इससे बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर सेट जो होता है, सेट में बोलते हैं बिलोंग टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। अब देखिए पहले मैं को समझा दूँ आपको, फिर डेरिवेशन पढ़ के आपको और ब्रीफ में और डीप में बताऊँगा। ठीक है, बिलोंग टू का मतलब ये होता है सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा इस सेट के अंदर, जैसे ये सेट लिखा है एस के अंदर AEIOU, तो AEIOU क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या होते हैं, कोई भी सेट का सेट एस जो है सेट का मेंबर है, सेट को बिलोंग करता है, क्या करता है, बिलोंग। कोई भी सेट का एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा। बिलोंग टू का मतलब यह है कि अब वो चीज़ यहाँ लिखी है जो मैंने आपको बताई, बिलोंग टू का मतलब है सेट के एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा। सेट का एलिमेंट अगर किसी सेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो सेट को बिलोंग नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, इफ़ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन एक्स बिलोंग टू ए। अब ये कह रहा है कि अगर एक्स एक एलिमेंट है सेट ए में, मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स सेट ए में, तो एक्स जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेगा। तो कैसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग टू ए। ये तो साइन इसको बोलते हैं बिलोंग टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। देखिए सेट एस है, उस सेट में एलिमेंट्स है AEIOU। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लिख सकते हैं ए सेट, ए जो एलिमेंट है वो सेट एस के अंदर है। तो देखिए ए बिलोंग टू एस, क्या बोलेंगे इसको, ए बिलोंग टू एस। ई जो है वो सेट एस के अंदर है, ई बिलोंग टू एस। आई जो है वो सेट एस के अंदर है, आई बिलोंग टू एस। ओ जो है वो सेट एस के अंदर है, बोलेंगे ओ बिलोंग टू एस। यू जो है वो सेट एस के अंदर, बोलेंगे
यू बिलोंग टू एस। आपको बात समझ में आ गई। इस एप्सिलॉन वर्ड जो सिंबल था जो बिलोंग टू सिंगल है उसका मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने एक और सिंबल होता है नॉट बिलोंग टू। इस सिंबल को बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। हमने एप्सिलॉन का सिंबल लगाया और उसको हमने ऐसे काट दिया, उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। इसका मीनिंग ये होता है अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसको बिलोंग वो नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इफ़ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। एक्स जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं है, मतलब उस सेट में एक्स को एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या बोलेंगे, एक्स नॉट बिलोंग टू ए या एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। हमने एक्स लिखा, यहाँ पे एलिमेंट आता है, यहाँ पे सेट आता है। सेट उस एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं करता है। चलिए हम कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जब आप NCERT RD शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस डाउट को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपकी सेपरेट वीडियोस में आप सबके डाउट लूँगा, ठीक है। बट सॉल्व आपको करना है। NCERT बुक हो, RD शर्मा हो, RS सहवाल हो, या कोई भी बुक हो, सॉल्व आप करिए। जो डाउट आते हैं उन्हें आप मुझे भेजिए, उन्हें मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ स्पेशल सेट्स। हम बात करते हैं स्पेशल सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ स्पेशल सेट। कुछ सेट होते हैं उनको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है मैथमेटिक्स में। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर ही मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसको हम एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 इनका सेट बना दें तो उस सेट को हम बोलेंगे कैपिटल एन का सेट है। क्या बोलेंगे, कैपिटल एन का सेट है। सेकंड देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर या फिर ज़ीरो। इनका सेट कोई भी सेट है उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। कोई भी पॉजिटिव नंबर का सेट हो, नेगेटिव नंबर का सेट हो और ज़ीरो का सेट हो, अगर इन कॉम्बिनेशन है तो उसे हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए थर्ड को देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसको, ऐसे नंबर जिनको P/Q या A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और A/B या P/Q दोनों कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो रेशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ देखिए, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात से आपकी बात पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। कोई नंबर लीजिए आप, सपोज करो वो नंबर 1 है। क्या लिया आपने, 1। और 1 रियल नंबर है या नहीं, या कोई नंबर रियल नंबर है या नहीं, आप कैसे करेंगे, उसको कैसे बताएंगे। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से और गौर से सुनिए कैसे हम करते हैं। सपोज करो -2 रियल नंबर है या नहीं, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, -2 का स्क्वायर। किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या फिर हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि तो ये दोनों, ये नंबर कैसा है, रियल नंबर। रियल नंबर इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव नंबर आता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर एक पॉजिटिव नंबर आता है तो उसे हम बोलते हैं रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो क्या हो, पॉजिटिव हो। अब देखिए, जैसे हम लिखते हैं √-1, हम इसका स्क्वायर करेंगे, रूट -1 का स्क्वायर जो आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा, -1।
क्या आएगा -1। तो ये रूट -1 का स्क्वायर करने पर -1 आया। तो -1 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब रूट -1 भी रियल नंबर नहीं है। आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तभी वो रियल नंबर है, वरना वो रियल नंबर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है z+ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +5 +4 +3 +5 +6 +7, इस टाइप के नंबर को हम z+ से डिवीजन करते हैं। ये सेट है। ये सेट का मतलब क्या है कि इन नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सेट दे दिएगा, सिंबल दे दिए कि आप इसे रिप्रेजेंट करिए। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। वो चीज़ है कि रेशनल नंबर और पॉजिटिव है तो उसे Q+ से किससे करेंगे, Q+ से हम डिनोट करेंगे, उसे हम Q+ से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम उसे R+ से डिनोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि 0 एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में आता है या पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर। आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज की लास्ट में यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और थैंक यू बेटा।